पहली बार अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, बेहद इंतजार के बाद। खुशी की बात यह है कि शुरुआत ही हम शिक्षा से करते हैं। देखो, शिक्षा पर थोड़ा बहुत मोटिवेशनल करते हैं। मोटिवेशनल हमारे लिए लाइफ को बनाने के लिए फुल एनर्जी देता है। जो हमारे विद्वान हैं वो बहुत सारे स्टेटमेंट इतने अच्छे दे के गए हैं जिनसे हमें हाईली एनर्जी मिलती है। जैसे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की, कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा के ऊपर क्या कहा है बच्चों? इन्होंने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप क्या करने के लिए कर सकते हो? दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। मेरा मतलब ये है आपसे कि शिक्षा दुनिया को बदल देती है। क्यों ना हम अपनी लाइफ को बनाने के लिए शिक्षा का यूज करें, हो सकता है हमारी लाइफ को भी चेंज करें, हमारी मतलब आप सभी की लाइफ को। तो इसी के साथ आज हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, और हमारा उद्देश्य है कि आपको बेहद अच्छे कंटेंट उसके माध्यम से दिए जाएं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं ये एग्जामों में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, हमारा पहला जो टॉपिक है वो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 टीकाकरण विषय के तहत विशेष कवर डिजाइन करने के लिए डाक विभाग ने कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की है? तो किसने की है? डाक विभाग ने। तो इसका आंसर है बच्चों, पहला पूछ रहा है कि भाई 8 से 12 वर्ष के बच्चों ने, दूसरा कह रहा है 6 to 15 वर्ष के बच्चों ने, तीसरा कह रहा है कि 8 to 15 और फोर्थ कह रहा है 9 to 16। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। 6 to 15 ईयर के बच्चों को इसके ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए मौका दिया गया है। इसी में कोविड से रिलेटेड और बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों, कोविड नाम किसने दिया? तो कोविड नाम दिया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था। वहीं इसके लिए एक कोविड ऐप भी भारत में लॉन्च की गई थी। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, कोविड के प्रति जागरूकता और उन केसों का निरीक्षण करने के लिए। तो वो ऐप थी बच्चों आरोग्य सेतु। कौन सी ऐप थी? आरोग्य सेतु ऐप थी। एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब पूछ लिया जाएगा कि पहला कोविड टीका किसने लगवाया? कोविड टीका पहला, फर्स्ट कोविड टीका किसने लगवाया? तो बच्चों ये लगवाया था मनीष कुमार ने। किसने? मनीष कुमार ने। पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम कोविड केस किस राज्य में मिला? तो कोविड केस पूछा जाएगा भारत में, तो सर्वप्रथम ये कोविड केस मिला था बच्चों केरल में। केरल दक्षिण भारत का राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि दिल्ली में कोविड पॉजिटिव के ट्रीटमेंट के लिए एक सिस्टम निकाला था, प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम, ठीक है ना। तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा बैंक कहां पे स्थापित की गई थी? तो दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक के बारे में अगर पूछे, प्लाज्मा बैंक, तो ये बच्चियों स्टार्ट की गई थी दिल्ली से स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब क्या था प्लाज्मा थेरेपी का? तो इसका मतलब था, मान के चलिए मुझे कोविड हो गया और मैं ठीक हो गया, अब मेरे ब्लड से कोविड जो मेरा ब्लड है उससे प्लाज्मा निकाल करके कोविड पॉजिटिव का जो रोगी है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कोविड-19 को लेकर के, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स मनाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन दे रहा है 7 अगस्त, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 8 अगस्त, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 9 अगस्त और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है बच्चों 10 अगस्त। तो आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, 9 अगस्त, ठीक है ना। पहले तो 2021 की, इस दिन की 2021 की जो थीम है वो क्या है ये पता होनी चाहिए। तो वो थीम है बच्चों, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, ये इसकी थीम है। ये है क्या? ये है बच्चों आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। इसकी अगर मैं घोषणा की बात करूं तो पहली बार इसे जो मान्यता दी गई थी बच्चों, वो मान्यता दी गई थी 1982 में। कब दी गई थी? 1982। कहां पे? जिनेवा में दी गई थी। जिनेवा कहां पड़ता है? ये बच्चों पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है ना। इसकी आधिकारिक रूप से जो घोषणा की थी, वो की थी वर्ष 9 अगस्त 1994 को, याद रखना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य पूछ लेगा आपसे कि भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट है जो आदिवासी आबादी है, जो आदिवासी आबादी है उस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना, उसके जो राइट्स हैं उनको बढ़ावा देना, पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना, मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप, पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना, आदिवासियों के जो उत्पाद हैं उन पर फोकस करना, उनकी इनकम को बढ़ाना, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सब इसके उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर मैं और बता दूं आपको, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेशी दशक, स्वदेशी दशक इस बार कौन सा रखा गया है, तो ये ध्यान रखना 2022 से 2032 तक के समय को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा संवैधानिक वर्णन कर लेते हैं आदिवासियों के ऊपर। तो ये जनजाति प्रकार की होती है, क्या होती है, जनजाति होती है। जनजातियों का मतलब है कि जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे इनकी संस्कृति, इनके विचार, इनके रहन सहन, इनका वेशभूषा, इनका खानपान बिल्कुल अलग होता है। ये जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना, और ज्यादातर ये प्रकृति के काफी नजदीक होते हैं, ठीक है ना, इनका धर्म वगैरह सब कुछ अलग होता है। तो हमारे यहाँ आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 342 क्लॉज फर्स्ट, इसमें यह बोला गया है कि राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश या सामान्य जो पूर्ण राज्य हैं उनके राज्यपालों से या उपराज्यपालों से या प्रशासक से परामर्श लेकर के किसी भी क्षेत्र में जनजाति समूह या आदिवासी समूह क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है। उसके बाद बच्चों एक संविधान का आर्टिकल 15 है, संविधान का आर्टिकल 15, उसमें यह बोला गया है धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है ना, या नस्ल के आधार पर जनजातियों के साथ शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना, किसमें, 15 शिक्षा की बात करता है। वहीं यही सेम डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरियों में, आर्टिकल 16 के तहत, किसमें, नौकरियों में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। आर्टिकल 16 में बोला गया कि भाई रंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, इनके आधार पर नौकरियों में आदिवासियों के साथ मतलब एसटी और एससी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं एक संविधान का आर्टिकल 46 है, कौन सा, आर्टिकल 46, इसमें यह बोला गया है एससी, एसटी और उसके साथ साथ जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए राज्य जो है शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से उनके हितों के लिए क्या करेगा, उनके हितों के लिए काम करेगा। उसके साथ साथ ध्यान रखना एक संविधान की 5वीं अनुसूची है और एक संविधान की बच्चों 6ठी अनुसूची है। ये संविधान की 5वीं अनुसूची और संविधान की 6ठी जो अनुसूची है वो एससी और एसटी के लिए, विशेषकर एसटी के लिए उनके प्रशासनिक जो क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण के बारे में क्या करती है, बात करती है। उसके लिए कई सारी परिषद बनाने की भी बात करती है। यहाँ जनजातियों के अधिकारों की बात की जाती है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चियों, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक पीएस बनर्जी का निधन हो गया। बेहद सरल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है केरल, दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र, चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश। आप भी दिमाग लगाया करिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा केरल, ठीक है ना। केरल में पूछ लेगा आपको कि भाई सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट, सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट पूछेगा किस राज्य का है, तो आप बताओगे सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट जो वो केरल का। साइलेंट वैली पूछ लेगा, साइलेंट वैली कहां पे है, साइलेंट वैली कहां पे है, तो आपका जवाब होना चाहिए केरल में। इडुक्की बांध कहां चर्चा में रहा, इडुक्की बांध के बारे में पूछ लेगा। इडुक्की बांध तो पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो इडुक्की बांध चर्चा में रहा था। पूछ लेगा पेरियार नदी कहां है, पेरियार नदी तो केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार नेशनल पार्क, ये सब कहां पे हैं, ये सब केरल में है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चियों, निम्नलिखित में से किस सैन्य बल में 2 महिलाएं, एक महिलाएं अफसर हैं, एक का नाम प्रकृति है, दूसरी का नाम दीक्षा है, को कॉम्पैक्ट रोल में शामिल किया गया है। तो बात आती है कॉम्पैक्ट रोल का मतलब क्या है, तो कॉम्पैक्ट रोल का मतलब है बच्चियों कंपनी कमांडर बनाना। क्या बनाना, कंपनी कमांडर बनाना, किसके लिए, युद्ध के लिए। अभी तक क्या था, महिलाओं को
फोर्स में, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में या नॉर्मल सिविल उसमें भेजा जाता था, युद्ध के लिए नहीं भेजा जाता था, ठीक है ना। अभी क्या कर दिया, युद्ध के लिए कॉम्पैक्ट रोल निभाने के लिए भेजा गया। पूछा गया किस सेना ने, तो इसका आंसर होगा ITBP, ठीक है ना, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चियों, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा। बेहद इंपोर्टेंट है, बताइए। पहला कह रहा है वो दिल्ली, दूसरा कह रहा है पेरिस, तीसरा कह रहा है संघाई और चौथा कह रहा है लाओस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और मेरी तरफ से इसका जो आंसर होगा बच्चियों वो पेरिस होगा। आप पूछोगे ये पेरिस कहां पे है, तो बच्चों ये पेरिस पड़ता है फ्रांस में, ठीक है ना। कहां है, फ्रांस में है, ठीक है ना। पूछा जाएगा हर 2 साल बाद होता है, ये ध्यान रखना, ओलंपिक हर 2 साल बाद होता है। पूछा जाएगा कि 2024 के बाद 2026 में कहां होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 2026 में होगा इटली। यूरोपियन कंट्री है, भूमध्य सागर के ऊपर इटली, ठीक है ना, जिसका प्रसिद्ध शहर है रोम। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद पूछेगा 2028 में कहां होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष होता है, ये प्रति 2 वर्ष बाद होता है, ध्यान रखना। तो ये होगा लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स, याद रखना इसे भी। 2028 का कहां होगा, लॉस एंजल्स में। पूछेगा पहली बार 2012 में कहां पे हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए पहली बार 2018 में कहां हुआ था, लंदन। और आपके लिए कमेंट में आप बताओगे लंदन कहां पड़ता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप बताओगे लंदन कहां पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद 2014 में रूस में हुआ था, 2014 में कहां हुआ था, रसिया, 2014 में कहां हुआ था, रसिया हुआ था, ठीक है ना। फिर रियो में हुआ था, 2016 में रियो पड़ता है ब्राजील में। फिर नेक्स्ट हुआ था प्योंगचांग, 2018 में जो हुआ था, 2016 में रियो में हुआ था, रियो ब्राजील में पड़ता है, रियो डी जेनेरियो, जहां पे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भी हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2018 में जो हुआ है वो प्योंगचांग, चांग वांग ये यहीं से पहचान लेंगे, ये चीन में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद 2020 में अभी जो हुआ है वो कहां हुआ है, टोक्यो कहां पड़ता है, जापान में, जो हाल में हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ साथ बच्चों 2022 में जो होगा वो बीजिंग में होगा। कहां होगा, बीजिंग में होगा। कहां होगा, बीजिंग कहां पड़ता है, चीन की राजधानी है, ठीक है ना, बीजिंग। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस मंत्रालय, मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, ने कौशल विकास योजना को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है। इसका पहला आंसर दे रहा है होम मिनिस्ट्री, मतलब गृह मंत्रालय। दूसरा कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी नहीं लगाओगे क्योंकि इसे अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय, और अगला कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा। तो मेरी तरफ से जो इसका आंसर है वो है बच्चों D, सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय। पूछ लेगा इसके मंत्री कौन है इस समय, तो इसके मंत्री हैं बीरेंद्र सिंह या वीरेंद्र कुमार हैं इसके, ठीक है ना, याद रखना। इसके मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार। और इसके जो इसके मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो ये है, निम्न में से कौन सा गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया। पहले तो बात कर रहा है वो टेस्ट की, इसका मतलब और भी होते हैं बिल्कुल। एक वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, एक T20 होते हैं, T20 एग्जाम मतलब क्रिकेट होता है, और एक होता है टेस्ट, ठीक है ना, जो काफी लंबे समय तक चलता है, लगभग 5 दिन चलता है ये। तो इसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, तीसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रहा है उसने एन बेनगर, दूसरा कह रहा है के रबांडा, तीसरा कह रहा है SCJ ब्रॉन्ड, चौथा कह रहा है जेम एंडरसन। तो इसका आंसर जो होगा बच्चियों वो जेम एंडरसन होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ के हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के हैं, याद रखोगे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। पहले स्थान पे जो है वो मुथैया मुरलीधरन, पूछेगा फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो मुथैया मुरलीधरन। ये कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है ना। दूसरे स्थान पे सेनबोर्न है, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं,
ऑस्ट्रेलिया के हैं। तीसरे स्थान पर यही जेम्स एंडरसन और फोर्थ स्थान पर भारत के अनिल कुंबले, लेग स्पिनर हैं ये, भारत के अनिल कुंबले। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का पहला एनिमल डीएनए लेबोरेटरी कहां स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है रोहिणी में, दूसरा कह रहा है बच्चियों राजीव नगर, तीसरा कह रहा है द्वारका और चौथा कह रहा है जनकपुरी। तो इसका आंसर जो है वो है रोहिणी। ये एनिमल डीएनए क्या है कि जो एनिमल्स हैं जो विलुप्त की कगार पर जा रहे हैं, ठीक है ना, गायब होने की कगार पर जा रहे हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से डीएनए लिया जाएगा और उस डीएनए से उनकी जो प्रजाति हैं बच्चों, वो प्रजातियों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो इसे भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगला, आगे है देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है ना। इनमें से भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अभी तक मैं आज तक की बात करूं तो ओलंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो इस साल जो ओलंपिक हुआ था उसमें 1 जीता है, और किसने जीता है, ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पूछ लेगा कि भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता, तो पहला स्वर्ण पदक जो जीता था पुरुष में वो जीता है 2008 में। किसने जीता, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। कब जीता, 2008 में जीता था, ठीक है ना। उसके बाद में पूछ लेगा पहला सिल्वर पदक किसने जीता था, तो आर.एस. राठौर ने 2004 में। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2004 में आर.एस. राठौर ने, किसने, आर.एस. राठौर ने जीता था। पूछेगा भाई कि पहला कांस्य पदक किसने जीता था, तो इसका आंसर होना चाहिए के.डी. जाधव। पहला कांस्य अगर पूछे कि पहला कांस्य पदक किसने जीता, तो इसका आंसर होना चाहिए के.डी. जाधव। आपसे पूछा जाएगा पहला स्वर्ण पदक महिलाओं में किसने जीता, महिलाओं में, तो आपका आंसर होना चाहिए कि महिलाओं में स्वर्ण पदक अभी तक किसी ने नहीं जीता, लेकिन सिल्वर जरूर महिलाओं में जीता है। महिलाओं में पहला सिल्वर जो पदक जीता है वो पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है, पीवी सिंधु ने। किसने जीता है, पीवी सिंधु ने। कब जीता, 2016 में। और इस बार जो पीवी सिंधु ने जीता है वो कांस्य जीता है, ठीक है ना। जीता इस बार भी है लेकिन वो कांस्य जीता है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा कांस्य, पहला महिलाओं में कांस्य पदक किसने जीता, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, ठीक है ना। किसने जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले भारत ने ओलंपिक में पदक कब जीता, सबसे पहले भारत ने ओलंपिक में पदक कब जीता, तो 1952 में। सॉरी, जो मैंने के.डी. जाधव लिखा है, इनकी तारीख नहीं लिखी तो ये डेट लिख लेना। इन्होंने, के.डी. जाधव ने 1952 में जीता था, ठीक है ना। कब जीता था, 1952 में जीता। अब बात आई इस बार की, तो इस बार भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 स्वर्ण जीता है नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर जीते हैं, 1 मीराबाई चानू ने जीता है और 1 रवि दाहिया ने जीता है। और इसके बाद कांस्य पदक जीते हैं। कांस्य बजरंग पूनिया ने जीता है, ठीक है ना, लवलीना ने जीता है, पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है ना। तो कांस्य पदक भी भारत ने जीते। कुल मिला के भारत ने 7 पदक जीते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, वो ये है निम्न में से किस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं एनिवर्सरी मनाई गई। तो पहला कह रहा है वो 7 अगस्त, दूसरा कह रहा है 8 अगस्त, तीसरा कह रहा है 9 अगस्त और फोर्थ कह रहा है 10 अगस्त। अगर आपको पता हो तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की आवाज उठाई थी, जिसे हम अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, जिसे हम अगस्त क्रांति
अगस्त क्रांति मैदान क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। दूसरा पूछ लेगा इसका और क्या नाम है, तो सेंट्रल मुंबई ग्वालियर टैंक भी इसका नाम है। सेंट्रल मुंबई ग्वालियर भी इसका क्या है, नाम है, ठीक है ना। और अगस्त के बारे में कुछ तारीख पूछ लेगा, जैसे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के नाम से जानते हैं, हिरोशिमा दिवस। अब आप कहोगे हिरोशिमा दिवस क्यों चर्चा में है, तो ये इसीलिए चर्चा में है कि वर्ष 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, ठीक है ना। और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था, ठीक है ना। तो इसे नागासाकी दिवस के नाम से। तब 15 अगस्त 1945 को जापान ने, तब 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण, यूएसए के सामने जापान ने किया था, आत्मसमर्पण किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वो है भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान, इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन समाधान के लिए निम्न में से कौन सा ग्राहक सेवा लॉन्च किया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रेलवे मदद, दूसरा दे रखा है बच्चियों रेलवे सहायता, तीसरा दे रखा है रेल साथी, फोर्थ कह रहा है रेल समाधान। तो इसका आंसर होगा बच्चियों रेल मदद, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वास्थ्य संबंधी मक्कालाई थीदी मरुथावुनम योजना शुरू किया। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक, दूसरा कह रहा है केरल, तीसरा कह रहा है तमिलनाडु और चौथा कह रहा है बच्चों तेलंगाना। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के 8 जिलों में इसे शुरू किया गया है और इसमें जो मानक रखा है वो 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है, इसके लाभ के लिए शामिल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक क्वेश्चन और ऐसे और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है लास्ट, निम्न में से कौन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है जिसके कार्यकाल का 1 वर्ष के लिए विस्तार किया गया, मतलब टाइम को, इसके सर्विस टाइम को 1 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है वो राजीव गोवा, दूसरा कह रहा है अधीर रंजन, तीसरा कह रहा है विक्रांत चौधरी और फोर्थ कह रहा है अशोक कुमार। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो होगा राजीव गोवा, ठीक है ना। राजीव गोवा का 1 वर्ष के लिए समय क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो जो कैबिनेट कमेटी है जो इसको नियुक्त करती है उसके चेयरमैन होते हैं पीएम, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो अभी किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, अभी बढ़ाया गया है राजीव गोवा का, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा यही लास्ट टॉपिक है बच्चों। तो हमारी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिए और हमारा उद्देश्य है कि आपको गहन तरीके से क्या कराई जाए, करंट अफेयर्स कराई जाए। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूट सकते यदि आप ईमानदारी के साथ फॉलो करते गए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आपको अच्छे कंटेंट हम देते चलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं।